इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर हम 12 लेके आए हैं, जहां पर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हाँ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है बट वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर है क्या? ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। तो ये एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो समझो ध्यान से कि मान लो अभी तक हम क्या पढ़ते हुए हैं कि मान लो कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मान लो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर इस स्क्वायर का कोई एरिया पूछे तो क्या बताते थे, मान लो इसकी साइड कितनी है, ए। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया कितना हो जाता था, ए स्क्वायर, साइड के स्क्वायर। ठीक है, बट अगर यही कहानी वेक्टर फॉर्म में देखो, क्या है, ये मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये यहां पे क्या है, जेड एक्सिस। तीन कार्टेशियन लिए हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर यहां हम एरिया बताना चाहते हैं, मान लो ये साइड कितनी है, ए बी सी डी। ठीक है, ये तो अब यहां अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो यहां का एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखो एरिया वेक्टर क्या होगा कि मान लो कि यहां पर इस वाले को देखो, ये कैसा है, 2D फिगर है, ये कैसा है, 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन में। तो यहां पर देखिए तो एक एरिया वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर, एरिया के मतलब परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर एक इधर और एक एरिया वेक्टर कहां होगा, पीछे की तरफ। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, बुकिंग पे है, बचे कौन सी, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब यहां पर यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं, आई। यहां पर हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, आई, और इसका क्या लेते हैं, जे, और ये वाला क्या है, के। ठीक है, आई जे के। तो यहां देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बुकिंग पे है, बची कौन सी, जेड एक्सिस। तो यहां अगर एरिया वेक्टर ए निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर क्या निकालना पड़ेगा, इधर ए, एरिया वेक्टर ए निकालना चाह रहे हैं तो यहां हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। देखो साइड क्या है, साइड क्या है, ए, एरिया क्या है इसका, ए, और यहां पर कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का के या फिर प्लस का के, यूनिट वेक्टर ऑफ के, या फिर पॉजिटिव वाला यूनिट वेक्टर के, या फिर नेगेटिव वाला यूनिट वेक्टर के। चलो इस चीज को भी समझा रहे हैं क्या है, सुनो ध्यान से। अच्छा ये वाली कहानी पहले समझ लो, ये क्या है, सुनो कि जैसे ध्यान से समझो कि अगर यहां हमें निकालना है एरिया निकालना है तो इनका हम क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट किसका ले लें, ए बी क्रॉस किसका, बीसी। क्या लिया, ए बी क्रॉस बीसी। ठीक है, तो ए बी कितना है, अगर सोचो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, तो ए बी इंटू मतलब बी सी, और ये क्या हो जाएगा, चलो ए बी साइड हमने क्या ले ली, ए, ये वाली क्या ले ली, ए, तो ये कितना हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तब ये आया ए स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, तब ये ए स्क्वायर आया। ठीक है, अब कहानी हम देखते हैं एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो फिगर कैसे होते हैं, फिगर जो होते हैं मतलब कोई भी कार्टेशियन होता है। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सिस के फॉर्म में देखते हैं तो सबसे पहले तो 1D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले 2D की कहानी देखो, एरिया कहां होगा, 2D में। तो ये अगर x और y एक्सिस है या फिर x और z, केवल 2 ही डायमेंशन है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 2D। ये जैसे क्या है, 2D, 2 डायमेंशन। जैसे यहां पर कहीं जुड़ा हो x y एंड z, एक्स वाई एंड जेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3D। ठीक है, ये वाला जो सरफेस होता है 2D वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। और जो ये वाला है इसको हम 3D को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। क्या बोलते हैं,
क्लोज सरफेस, ठीक है। 2D वाला ओपन सरफेस, ये 3D वाला क्लोज सरफेस, ठीक है। 2D वाला ओपन सरफेस और ये 3D वाला क्लोज सरफेस, ठीक है। ये क्या है? ओपन सरफेस, ये क्या है? क्लोज सरफेस, ठीक है। अब ये कैसे पता चल रहा है कि ओपन सरफेस क्लोज सरफेस? अगर सोचो ये बोर्ड को देखो ध्यान से, तो बोर्ड क्या है 2D में, ये पूरा क्या है? ओपन। तो ये क्या हुआ? ओपन सरफेस। अगर यही क्या है 3D में, 3 डायमेंशनल मान लो, अगर सोचो एक डिब्बा है तो डिब्बा क्या है? क्लोज सरफेस। तो एरिया वेक्टर यहां से किसे पता चलेगा? मान लो एक एरिया है, ठीक है। मान लो एक एरिया जो एक्स वाई एक्सेस में है, ठीक है। माना कि ये एरिया कहां है? एक्स और वाई एक्सेस में। तो ये हुआ एक्स एक्सेस, ये हुआ वाई एक्सेस, ये हुआ जेड एक्सेस। तो ये एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड है कि अब सोचो जो एरिया वेक्टर होगा इस एरिया के परपेंडिकुलर निकलेगा, तो या तो इस तरफ या तो इस तरफ। यहां पर इधर एरिया वेक्टर, अगर इधर एरिया वेक्टर काउंट कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू यहां वाला हम यूनिट, यहां का एरिया हमने क्या लिया? ए। और यूनिट वेक्टर क्या लेना है? यूनिट वेक्टर क्या लेना है? देखो यहां पर कंपोनेंट क्या होगा? आई कैप, सॉरी कंपोनेंट क्या होगा? यहां पर यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। यहां क्या होगा? जे कैप। यहां क्या होगा? के कैप, ठीक है। यहां क्या होगा? आई कैप। यहां क्या होगा? जे कैप। यहां क्या होगा? के कैप। तो यहां आई जे बुकिंग पे है, बचा कौन? के। तो यहां क्या ले लिया है? यूनिट वेक्टर ऑफ के, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ के। या फिर इसे हम कैसा लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए नेगेटिव यूनिट वेक्टर ऑफ के। ये फिर ऐसे भी सही है, एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ के। सोचो, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये जेड एक्सेस में हो, ठीक है। एक्स और जेड एक्सेस में हो, वाई खाली हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर, यहाँ क्या होगा? जे यूनिट वेक्टर, यहाँ क्या होगा? के यूनिट वेक्टर। तो मान लो कि यहाँ कोई एरिया होता, ठीक है। अब ये एरिया कैसा भी हो सकता है, यहाँ मान लो यहाँ कोई एरिया होता इसे, तो अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या? एक एरिया वेक्टर कहाँ जाता? ऊपर की तरफ, और एक कहाँ होता? नीचे की तरफ। तो एक एरिया वेक्टर इधर, एक एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। ये दोनों तरफ एरिया वेक्टर होंगे, ठीक है। तो इसके दोनों कंपोनेंट अलाउड है, ठीक है। यहां देखो बुकिंग पे कौन है? आई और जे वाला, सॉरी आई और जे वाला, सॉरी के वाला। आई और के वाला बुकिंग पे है, बचा कौन है? जे वाला। तो अगर यहां का एरिया वेक्टर लेंगे तो यहां का एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां खाली कौन सा है? जे वेक्टर, ठीक है। यहां कौन सा खाली है? जे वेक्टर। या फिर क्या बोल सकते हैं? ए, दोनों सही है, नेगेटिव जे वेक्टर, ठीक है। ये दोनों सही है। तो ये रही एरिया वेक्टर की कहानी, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी हो, ये काहे की है? 2D, 2 डायमेंशनल। अगर हम 3D की बात करते हैं, ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल जहां पर लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों चीज होती है। 2D में केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, तीनों चीजें होंगी। अब बात कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर 3D में क्या हुआ, ठीक है। चलो देखो, यहां बोथ आर करेक्ट, यहां क्या है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, ठीक है। चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, दोनों सही हैं, ठीक है। चलो ये कहानी देखते हैं थोड़ा सा, एरिया वेक्टर 3D में, ठीक है। अगर इमेज हमारा जो भी सरफेस है वो कैसा है? 3D में, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं 3D में, कहां देख रहे हैं? 3D में। चलो ये क्या हुआ? 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड 3D में। अब 3D में क्या है? मान लो 3D में कोई भी चीज, जैसे मान लो एक क्यूब हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, स्फेयर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 3D। ये कहानी का है कि 3D। चलो देखो ध्यान से, अब 3D में ये फिगर किसा है? ये ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। उसको हमने क्या बोला था? ओपन सरफेस। ये क्या है? क्लोज सरफेस। तो अब बताओ, अगर यहां जो एरिया वेक्टर अलाउड है, यहां जो एरिया वेक्टर अलाउड है वो प्लेन से परपेंडिकुलर ले सकते हैं सिर्फ 1 डायरेक्शन में। कहां? आउटवर्ड अलाउड है, यहां सिर्फ आउटवर्ड अलाउड है। कहां? आउटवर्ड अलाउड है, ठीक है। इनवर्ड मत लेना, यहां इनवर्ड अलाउड नहीं है। तो यहां अगर एरिया वेक्टर बताएं, जैसे इसका एरिया वेक्टर ए निकालना होता है यहां किसी एरिया का, ठीक है, तो यहां सिर्फ क्या अलाउड है? बाहर की तरफ।
ठीक है, तो किताबों में बताते हैं कि मान लो कि अगर सोचो ये मान लो हमारी कोई रिंग है, ठीक है, और अगर इसका हम क्या है एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा। चलो मान लिया ये रिंग है और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहां से एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो हमें क्या लेना है, ए यूनिट वेक्टर एन, इसका डिफाइन है एरिया वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर ऑफ एन। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ एन। ठीक है, तो यही कहानी लेनी है। यहाँ एरिया वेक्टर कैसा डिफाइंड है कि मतलब प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ सिर्फ आउटवर्ड अलाउड है, इनवर्ड अलाउड नहीं है। जबकि हमने 2D में देखा था, 2D में क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड। अच्छा, वो तो ओपन ही सरफेस है, इनवर्ड आउटवर्ड की तो कोई कहानी ही नहीं है। इधर भी अलाउड है इस डायरेक्शन में और इधर भी अलाउड है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्लोज सरफेस में ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आ गया समझ में। चलो अब देखते हैं सॉलिड एंगल। चलो अगली कहानी क्या है कि है सॉलिड एंगल। तो अगला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण। घन कोण, अच्छा, अब घन कोण क्या है, ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक जगह लेके चलते हैं, कहां, सर्कल वाले पोर्शन पे। अगर मान लो सर्कल, यहां का सेंटर क्या है, O, यहां से रेडियस कितनी है, R। सोचो ये कितना है, आर्क, ये हमारा क्या है, आर्क, ये रहा आर्क। चलो ये आर्क मान लो क्या है, DL। क्या है आर्क, DL। यहां इनके बीच का जो एंगल क्या है, थीटा। यहां इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, ठीक है, अब चाहे तो इसे डी थीटा ले सकते हैं, ठीक है, छोटा एंगल, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कितना है, DL। ठीक है, चाहे तो डी थीटा ले सकते हैं, मान लो इसे डी थीटा मान लिया हमने, तो डी थीटा हो गया, और रेडियस कितनी है, R। तो ये ऐसे डिफाइंड है ना, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, बट अगर यही हम देखें कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, मान लो आप तरबूज लेके आए हैं, ठीक है, तरबूज को क्या करिए, कट करिए। ठीक है, तरबूज को क्या करिए, सोचो चाकू से, जैसे मान लो ये तरबूज है, तरबूज में चाकू से क्या कर दिया, एक टाका लगा दिया, उसको निकाल लिया, जो तरबूज का हिस्सा होता है, तो वो कैसा दिखाएगा, सॉलिड एंगल। सोचो ये कहानी ऐसी है। अगर सोचो ये स्फीयर होता, अगर मान लो ये स्फीयर होता और स्फीयर से मैं काटता तो ये कुछ ऐसा ना दिखता, स्फीयर से काटा जाता अगर मान लो ये एरिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता कि नहीं दिखता, ऐसा। तो ये जो बना है, ये जो बना है, ये है सॉलिड एंगल। ठीक है, यहां क्या है, सॉलिड एंगल कहां होगा, यहां। तो जो सॉलिड एंगल होगा उसे डिनोट करेंगे या तो डी ओमेगा से डिनोट कर दीजिए या फिर डी ओम से। ठीक है, तो डी ओमेगा, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, डी ओमेगा। चलो इसे हम क्या मान के चल रहे हैं, डी ओमेगा। चलो तो ये सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरिया। ठीक है, ये रहा हमारा एरिया। तो एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर बाहर की तरफ। ठीक है, ये डिफाइंड कैसे, ये डिफाइंड कैसे है, डी ओमेगा इज इक्वल टू, मान लो यहां का एरिया क्या होता है, DA, और यहां की रेडियस क्या है, R स्क्वायर। डिफाइन कैसे है, डी ओमेगा इज इक्वल टू DA R स्क्वायर। चाहे तो इस फॉर्मूले को इसे लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, और डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA यूनिट वेक्टर ऑफ n, ठीक है, R स्क्वायर। ये भी सही है। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, अगर यहां पर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, अच्छा इसे समझ में आता है कि ये भी मीटर में होगी, सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगी, ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगी, तो दोनों कट के क्या दे देंगे, यूनिटलेस। बट ऐसा नहीं होता, यहां पर जो इसकी यूनिट रखी गई है एंगल की, वो क्या रखी गई है, रेडियन। क्या रखी गई है, रेडियन। इसी तरह इसकी जो यूनिट रखी गई है, इसकी यूनिट रखी गई है स्टे रेडियन। क्या रखी गई है, स्टे रेडियन। यूनिट क्या है, स्टे रेडियन। ठीक है,
ये वाले एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, और ये वाले एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, और ये वाले की स्टेरेडियन। तो चलो अब देखते हैं कि डी ए ये कितना हुआ, डी ओमेगा डी ए आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, एन। सोचो अगर ये एरिया तक सही है, मान लो जैसे कोई कोन होता, मान लो हम एक कोन मान के चल रहे हैं, चलो मान लो ये हमने लिया एक कोन, क्या लिया, एक कोन लिया, ये लिया कोन। अच्छा, ये रेडियस क्या है, आर, यहां ये एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, डी ओमेगा। या एरिया वेक्टर क्या होगा, मान लो यहां का एरिया हमने क्या लिया है, डी ए, यहां का एरिया हमने क्या लिया है, डी ए। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या लिया है, डी ए वेक्टर, या फिर एरिया हमने क्या लिया है, डी ए। तब तक तो ये सही है, डी ए आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अभी तो सही है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने क्या, एरिया वेक्टर कहां लिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, बट अगर सोचो कि यही केस कैसा हो जाए, यही कैसा हो जाए, मान लो ये कोण हमने लिया है, ये कोण हमने लिया है, बट जो एरिया है वो ऐसा है, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर इधर होगा, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर इधर होगा। ठीक है, ये कोण को हमने कैसे लिया है, मान लो ये हमारा है, मान लो हमें जो डी ए अभी हम मान रहे थे वो डी ए तो हमें दिया ही नहीं, जो डी ए अभी हम मान के चल रहे थे वो डी ए अभी हमें दिया ही नहीं है। अब अगर इसका हम डी ए देखें तो इसका डी ए कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा होगा पहले, ये ऐसा, बट ये तो ऐसा है। तो क्या करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्यों ना इसका हम कंपोनेंट ले लें, डीए का हम क्या ले लें, कंपोनेंट, तो ये कवर अप हो जाएगा। क्या ले लें, कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट क्या ले लेते हैं, डी ए कॉस थीटा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या लेना है, जो परपेंडिकुलर वाला है, जो परपेंडिकुलर वाला एरिया है उसका क्या लेना है, कंपोनेंट। ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर का क्या लेना है, कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू कंपोनेंट, ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर, और यहां पर क्या लेना है, आर स्क्वायर। आप चाहें तो एरिया को ए रख सकते हैं, ठीक है, या फिर डी ए या फिर ए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू कंपोनेंट, ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हमने क्या लिया है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया है। ठीक है, साइन थीटा से हमें मतलब नहीं, हमने कौन सा लिया है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि मान लो कि ये एक एरिया है, इस एरिया से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस गुजर सकती हैं। ठीक है, जितनी फील्ड लाइंस गुजर जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन बोले तो किसी मतलब कोई भी एरिया से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर वैद्युत फ्लक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो देखो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हेडिंग लगेगी वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो मान लो इतना बड़ा अपना एरिया है। ठीक है, इतना बड़ा अपना एरिया है, यहां से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ठीक है, क्या है, फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अच्छा, अब इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, अब इधर करते हैं उधर करते हैं, मतलब एरिया को क्या करते हैं, सोचो इस एरिया को हम सीधा भी रख सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो गुजर रही है, तो यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं, 1 2 3 4, यहां फाई कितना है। फ्लक्स को हम कहां से डिनोट करेंगे,
या तो फाई और फाई ई से, फाई इंक्लोज्ड, ठीक है, चाहे फाई से डिनोट कर दीजिएगा चाहे फाई इंक्लोज से। तो यहां फाई कितना होगा, कितनी फील्ड लाइंस गई हैं, 1 2 3 4, कितना फ्लक्स कितना है 4। सोचो अगर यही फील्ड लाइंस और क्लोज क्लोज होती, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो अब ये जो फ्लक्स होता वो फ्लक्स कितना होता, एरिया मान लो वही है, ठीक है, एरिया मान लो वही है, तो यहां फ्लक्स कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना है 5। तो मतलब कितनी लाइंस, फील्ड लाइंस क्या है, कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यही क्या है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे है, ठीक है, कैसा डिफाइंड है, अभी समझा रहे हैं कि कैसा डिफाइंड है। कि मान लो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट, जो भी एरिया लिया है हमने, मान लो डीए लिया है, डीए कॉस थीटा, कैसा डिफाइंड है, फाई इज इक्वल टू ई डीए, ई डॉट डीए कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ लोग एरिया को डीए लेते हैं, कुछ ए लेते हैं, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अगर छोटा सा मान लो फ्लक्स बना रहे हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। मान लो अगर यहाँ फाई नेट निकालना चाहते हैं तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या गिवन है, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, दोनों सही है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो एरिया लिया क्या है आपने, ठीक है, वो डिपेंड करता है। चलो अभी इसे हम ध्यान से समझ रहे हैं कि क्या है, तीनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि ये क्या है, ये मान लो अपना एक एरिया है, चलो ये माना अपना एक एरिया है, ये एरिया है। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां है, यहां, एरिया वेक्टर कहां है, यहां। अब एक फील्ड लाइन यहां से पास आउट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनके बीच का कुछ एंगल थीटा, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। तो देखो अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट क्या बनेगा E cos थीटा, एक क्या होगा E sin थीटा, एक क्या बनेगा E sin थीटा, एक cos थीटा, एक क्या बनेगा E sin थीटा। अब बताओ कि अफेक्टेड कौन करेगा एरिया को, एरिया डिपेंड किस पे करेगा, मतलब एरिया वेक्टर डिपेंड किस पे करेगा, साइन थीटा पे या फिर cos थीटा पे, cos थीटा पे, ठीक है। तो मान लो अब इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, E cos थीटा वाला, तो ये एरिया वेक्टर क्या हुआ, अच्छा दोनों क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या है फाई, अगर यहां पर हम देखें फाई, तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, ए कॉस थीटा, क्या बना ई ए कॉस थीटा, ठीक है, क्या बना ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो ये ऐसा डिफाइंड है कि ई डॉट डी ए कितना, और जहां पर देखा अगर हम देखें ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये जो थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल क्या है थीटा, ठीक है, कोई डाउट। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा डिफाइंड है इससे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है थीटा, ठीक है। इसको देखो हम थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या है और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो चलो ध्यान से देखो, चलो यहां से हम ई साइन थीटा कॉस थीटा हटा रहे हैं, चलो देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहां क्या ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि
एक मान लो कि हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं डीए, ठीक है, या फिर डीएस कुछ भी ले रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, छाप दिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया को पुटअप कर रहे हैं। चलो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा यहाँ के पहले केसेस देख लेते हैं, फिर देख रहे हैं कि क्या क्या बताना चाहते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बताओ केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू कितना हो, अगर 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। मतलब क्या है कि ये मान लो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। इनके बीच का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जो फाई बनेगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, ठीक है। यहां पर जो फाई होगा वो क्या होगा, ई ए। मतलब यहां क्या पता चल रहा है, यहां फाई क्या है, मैक्सिमम है, फाई क्या है, मैक्सिमम है, ई ए, ठीक है। अच्छा यहां एरिया ना समझना, यहां एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। देखो एरिया तो क्या है, एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अरे जो भी सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है, निकलती तो ऐसे ही थी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, फाई सबसे मैक्सिमम होगा। इसको एक प्रैक्टिकल से कर सकते हैं कि मान लो हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और कार्डबोर्ड के टुकड़े में क्या कर दिया है, होल। मान लो ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया, कार्डबोर्ड के टुकड़े में क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, मान लो चौकोर सा कैसा भी एक एरिया कर दिया। अब सोचो इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को क्या रखते हैं, लाइट के सामने रखते हैं, तो जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे देखेंगे ये एरिया घटता बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब ज्यादा इस 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा एरिया 90 डिग्री पे है, एरिया वेक्टर नहीं, ठीक है। एरिया 90 डिग्री है अगर, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स बाहर होगा। जब एरिया 90 डिग्री है, सुनो ध्यान से, एरिया 90 डिग्री है तो एरिया, ये एरिया मान लो ये एरिया है, तो एरिया 90 डिग्री, तो एरिया वेक्टर कितने पे होगा, 0 डिग्री पे, ठीक है। एरिया वेक्टर कितने होगा, 0 डिग्री पे, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और जो एरिया क्या है, अगर एरिया 90 डिग्री पे है, सबसे ज्यादा फ्लक्स पार होगा ना, मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स निकल जाएगा। तुम खुद ही सोचो, जैसे मान लो ये कॉपी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो एरिया अगर परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, एरिया को क्या रख दें, ठीक है। अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, 90 डिग्री। तो अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहां पर हमने क्या ले लिया है, थीटा को क्या ले लिया है, एरिया वेक्टर और थीटा के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मान लो जो हमारा एरिया था उसे हमने एरिया को 0 डिग्री पे प्लेस किया, एरिया को प्लेस किया है, जो एरिया वाला प्लेन है उसको हमने 0 डिग्री पे प्लेस किया है। मतलब अब एरिया वेक्टर कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से एरिया वेक्टर जो निकल के जाएगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर ए, क्या है 90 डिग्री, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ई, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अगर यहां फाई कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस 90, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू 0। इस केसेस में कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। वही कार्डबोर्ड वाला टुकड़ा जो एरिया काटा था हमने, वही क्या करते हैं, टॉर्च रख देते हैं। अगर सोचो इस कार्डबोर्ड के टुकड़े में जब हम इसे कर रहे हो तो सबसे ज्यादा लाइट बाहर जाएगी, इस छोटे से एरिया जो हमने काटा है सबसे ज्यादा लाइट बाहर जाएगी। सोचो इसको झुकाते झुकाते अगर हम क्या करते हैं 0, तो देखेंगे हम कोई लाइट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या हो गए, केसेस हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें हम क्या कर देते हैं कि एरिया को रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लो, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। यहां पर हम क्या मानना है, एक बॉडी मानना है, क्या मानना है, एक बॉडी मानना है। इस बॉडी का हम एक छोटा सा एरिया काटे ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, छोटा सा एरिया काट लिया। अब ये छोटा सा जो एरिया काटा है,
ठीक है। अब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, मान लो कि ये एरिया जो छोटा सा काटा है इसका एरिया क्या होगा, ds है, मान लो ds वेक्टर, ठीक है। क्या है, ds वेक्टर, ds da कुछ भी मान लीजिए, चलो मान लेते हैं da, मान लो ये क्या है, da वेक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा, एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो छोटा सा फ्लक्स बनेगा, छोटा सा फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यही तो होगा इसके बीच का एंगल, ठीक है, यही तो होगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और ई डॉट डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम नेट फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, नेट फ्लक्स देखना चाहें, छोटे से एरिया से अगर हम नेट फ्लक्स निकालें तो हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ठीक है, अगर हम थोड़ा इंटीग्रेशन लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर क्लोज सरफेस है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनेट, क्या लिख सकते हैं, फाइनेट इज इक्वल टू, ये क्या है, क्लोज सरफेस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डी फाई, ठीक है। ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्यूनेट मतलब फाइनेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस, तो क्या है, डी फाई, ठीक है। तो यहां पर इसे हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, डी फाई को, ये रहा क्लोज सरफेस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और से क्या लिख सकते हैं, फाइनेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये भी सही, ठीक है। अगर थोड़ा हम डिफर तरीके से लिखना चाहें, ठीक है, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का यूज करना चाहें, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का यूज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो फाइनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनेट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्या लिख दे सकते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या दिखाया जा रहा है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए को ई डॉट डी ए कॉस थीटा। लेकिन देखो यहां पे लिखना क्या जरूरी है, ये क्या है, एरिया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एरिया, तो फाइनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ई एरिया, मतलब यहां पर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं फाइव को, फाइनेट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है, चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे आप ऐसा लिखिए, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है, बहुकाल में लिखना तो ऐसा लिखिए, ठीक है, दोनों सही। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की, ठीक है, क्या की बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो यूनिट की बात कर रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू, फाइनेट इज इक्वल टू हमें पता है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होता है, फोर्स ओवर चार्ज, तो क्या फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहां यूनिट रखते तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या आया, यूनिट क्या आई, इसकी यूनिट आई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसकी हम क्या देखें, डायमेंशन, क्या देखें, डायमेंशन विमा, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन रख दें और यहां पर क्या रख दें, चार्ज की डायमेंशन रख दें, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो यहां फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2 मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2। यहां क्या हुआ, चार्ज ए टी, ठीक है, तो टी कहां चला गया, ऊपर, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है, एम एल
टी की पावर नेगेटिव 3a इनवर्स, ये आई डायमेंशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ एरिया की डायमेंशन रख देते हैं। तो एरिया की डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो निकालनी है, तो एरिया की डायमेंशन कितनी होगी, एरिया तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ये बनी डायमेंशन बनी एम एल क्यूब टी की पावर नेगेटिव 3a इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी रही डायमेंशन, इसकी क्या रही डायमेंशन। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है, नोट कर लिया, देखो ध्यान से, गॉस थ्योरम। तो गॉस साहब आए, इन्होंने बताया, देखो गॉस थ्योरम जरूरी क्यों है, ठीक है, बोर्ड के लिए क्या जरूरी क्यों है, क्योंकि गॉस थ्योरम, एक तो सबसे पहली बात तो बोर्ड में आती है, दूसरी चीज गॉस थ्योरम से कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। अच्छा, जितना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गॉसेस थ्योरम का फायदा ये है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम का क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है गॉस थ्योरम का यूज करके। तो उन्होंने बोला कि मान लो कोई इनक्लोज सरफेस है, पहली बात तो ट्रू कब है, सरफेस कैसा होना चाहिए, इनक्लोज, पहली कंडीशन, सरफेस कैसा होना चाहिए, इनक्लोज, मतलब क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी इनक्लोज सरफेस ले लो, कोई भी इनक्लोज सरफेस ले लो, उससे जितना फ्लक्स बाहर होगा, ठीक है, जितना फ्लक्स बाहर होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाइनेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कुछ किताबें से ऐसा लिख के देती हैं, फाइनेट इज इक्वल टू समेशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये थ्योरम क्या बताती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित चार्ज का 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, किसी इनक्लोज सरफेस से गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होगा, ठीक है, उसमें उपस्थित जितना भी चार्ज होगा उसके 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, इस चीज को और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, अभी एक एक चीज को क्या कर रहे हैं, सेपरेशन से समझ रहे हैं, क्या लिख सकते हैं। अच्छा, फाइनेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, फाइनेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनेट को ऐसा लिख सकते हैं, ई डॉट डी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, तो यहां रख दें, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए कॉस थीटा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना, ई डॉट डी ए कॉस थीटा क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें अगर और कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख कैसे सकते हैं, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू फाइनेट। ठीक है, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या, फाइनेट। तो फाइनेट, यहां पर जो फाइनेट है उसे क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, ये फाइनेट के इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, फाइनेट, ये तो हमारा हुआ फाइनेट, ठीक है, क्यू इनसाइड, ठीक है, क्या है, क्यू इनसाइड। अब या फिर ये वाला, जैसे मान लो ये उठाते हैं फाइनेट, तो समेशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि अगर हम चार्ज के फॉर्म में जाएं तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी वाला सा फॉर्मूला लगाते थे, तो कि ये क्या होता है, Q बाई वी, क्या होता है, Q बाई वी। तो अगर हम Q लिखना चाहें तो इसे हम रो वी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रो वी। अगर समेशन के फॉर्म में चलते हैं, तो इस चार्ज Q को, समेशन Q को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
ट्रिपल इंटीग्रेशन समेशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसमें, एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या लिखते हैं v, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में, यहां क्या है वॉल्यूम, और यहां पर रो टाइम्स छोटा सा वॉल्यूम कितना dv, क्या लिख सकते हैं समेशन क्यू को ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डॉट dv। अब इस वैल्यू को उठा के क्या करते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वैल्यूमेट्रिक रो डॉट dv, ठीक है, क्या लिख सकते हैं रो डॉट dv, ठीक है, गॉसेस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डॉट dv, ठीक है, रो डॉट dv, ठीक है। अब चाहे तो यहां क्या लगा सकते हैं, यहां ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यूम क्या है, वैल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब इसका हम क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन, प्रूफ देख रहे हैं कि ये आया कहां से, क्या देख रहे हैं, प्रूफ, ठीक है, छापिया। अब इसका हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस अजप्शन करेंगे, ठीक है। अभी हम बाद में बात करेंगे गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस होता क्या है। सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, एक क्लोज सरफेस लेके चल रहे हैं। तो भैया ये, क्योंकि ये थ्योरम किसके लिए ट्रू है, क्लोज सरफेस के लिए। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक इनक्लोज सरफेस है, ठीक है, मान लो कि ये S क्या है, ये मान लिया कि S क्या है, क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल है, ठीक है। इसके जो मिड पॉइंट है, यहां जो सेंटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां से r डिस्टेंस पे क्या मान लिया हमने, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या मान लिया, P। अब इस P पॉइंट पे हम एक छोटा सा एरिया काट रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा एरिया काटा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, इस डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहां है, इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो अब यहां से जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा फ्लक्स होगा, उस छोटे से फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो फ्लक्स होगा, अगर हम देखें यहां से कितना फ्लक्स निकला है, तो जो फ्लक्स निकला है, ठीक है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, फ्लक्स, हम क्या काउंट कर रहे हैं, फ्लक्स। तो जो फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स कितना है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट, यहां पर एरिया काटा है क्या है, डीए, ई डॉट डीए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए कॉस थीटा, ठीक है, ये छोटा सा फ्लक्स निकलेगा यहां से। तो अगर हम यहां पर फाइनेट कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, फाइनेट, तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन इनक्लोज, ठीक है, और ये कैसा है, इनक्लोज सरफेस है, डबल इंटीग्रेशन, यहां पर क्या है, ई डॉट डीए कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, 0, ठीक है, तो एंगल कितना है, 0। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये हमने थीटा इज इक्वल टू कितना रख दिया, 0 डिग्री, ठीक है। तो फाइनेट इज इक्वल टू क्या आया, फाइनेट इज इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, ई डॉट डीए, ठीक है, ई डॉट डीए, कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं कि फाइनेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, समझ रहे हैं, सुनो ध्यान से। अगर हम इलेक्ट्रिक, देखो अगर हम छोटे छोटे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लें, डबल इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, सोचो ऐसे छोटे छोटे एरिया को हम काटते जाएं और यहां आके इनको हम इनका समेशन कर दें, क्या कर दें, समेशन कर दें, तो वो टोटल एरिया ए बन जाएगा, ई डॉट ए बन जाएगा। बताओ फाइनेट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ई डॉट ए। अब पता है कि इसकी वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब यहां पर पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू हमें पता है ये होती है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। क्या होती है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू को हम कहां पुट अप करते हैं, यहां पर। फाइनेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, एरिया कितना A, ठीक है। अब एक स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर,
तो यहाँ फाइनाइट रखा, फाइनाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हुआ 4 आर स्क्वायर, 4 से 4 मरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मिल गया, कितना बचा फाइनाइट इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आया वो कितना आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो फाइनाइट का आंसर आया तो कितना आया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो आंसर आया हमारा वो कितना आया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रही गॉसेस थ्योरम। यहीं से आज हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ते हैं।